everyone, Suswagatam to my YouTube channel. Today we will discuss unit number 11 democracy versus economic growth. तो इस पूरे चैप्टर में हम एक डिबेट पढ़ने वाले हैं कि हाँ किसी भी देश के लिए डेमोक्रेसी अच्छी है या इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, किस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए, डेमोक्रेसी को कि अपने देश की इकोनॉमिक की ग्रोथ। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन विदाउट एनी डिले। सो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशनशिप स्टेटस, ये दोस्त बन सकते हैं या नहीं बन सकते। दो मेजर डिबेट हम देखने वाले हैं। पहला, जहां पे कुछ स्कॉलर्स कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र है वो क्या करता है, देश की इकोनॉमी को स्लो डाउन करता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छा बनाता है, प्रमोट करता है। दो ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ने से पहले हमें बेसिक मतलब कि डेमोक्रेसी होती क्या है या इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है किसी देश के लिए, इन दोनों का मतलब पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी से। तो सभी को पता है डेमोक्रेसी का मतलब है जहां पे पावर जो है कॉमन जनता के पास है। डेमोक्रेसी इक्वल्स टू रूल बाय द पीपल। एंड जो डेमोक्रेसी का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले आया था एथेंस में 5th सेंचुरी बीसी में। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है जहां पर पावर जो है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। नेक्स्ट, डिफरेंट फॉर्म्स क्या है डेमोक्रेसी की। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे हमें स्विट्जरलैंड में देखने के लिए मिलती है। स्विट्जरलैंड में अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है या फिर कोई लॉ बनता है तो पहले कंसिडर किया जाता है पीपल्स ओपिनियन कि लोग उस लॉ के आने से खुश है ना खुश है, कितने लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं या कितने लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पे पीपल्स डायरेक्टली इंगेज है। सेकेंड टाइप है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि हमें इंडिया में देखने के लिए मिलती है कि हम वोटिंग के थ्रू अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं कि हमारे बिहाफ पे ये पार्लियामेंट में बैठ के डिसीजन लेंगे। कोई भी लॉ बना होगा तो ये अपना ओपिनियन रखेंगे, एग्री होंगे और डिसएग्री होंगे। ओके, नेक्स्ट है डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी। डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी भी सिमिलर टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पे लोगों के ओपिनियन ज्यादा मैटर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब चैलेंजेस क्या है इसमें। चैलेंजेस है कि लोग अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, हम आज भी देखते हैं कि लोग वोट करने नहीं जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, लिबर्टी वर्सेस इक्वालिटी। लिबर्टी और इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में काफी प्रॉब्लम आती है डेमोक्रेसी के अंदर। थर्ड इज माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती डेमोक्रेसी, ऐसा स्कॉलर्स का मानना है। लास्ट, प्रिवेंटिंग टायरानी ऑफ मेजोरिटी का मतलब है क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी लोगों की बात सुनी जाती है तो इसलिए कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसी होती है जिनको निग्लेक्ट कर दिया जाता है, जिनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता, बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी का रूल प्रिवेल करता है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो कहेंगे वही सरकार ज्यादातर करती है। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। अब कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज है तो कुछ अच्छी बातें भी हैं। पहला, ऑपरेशन प्रिवेंट करती है, यानी कि डिक्टेटरशिप से बचाती है कंट्री को। दूसरा, अपनी सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करती है, उनको आजादी देती है, इक्वालिटी देती है, जॉब्स देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। थर्ड, इनकरेज ह्यूमन डेवलपमेंट। जब सिटीजन पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तब वो एक रिस्पॉन्सिबल, रैशनल और पॉलिटिकली अवेयर नागरिक बनते हैं। फोर्थ, प्रमोट पीस। पीस प्रमोट करती है क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्यादातर वो वॉर्स वगैरह जैसी कंडीशन को अवॉइड करते हैं। पीसफुल ट्रीटी के थ्रू जो है, बातचीत के थ्रू अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जितनी भी आप डेमोक्रेटिक कंट्री देखेंगे ना वो कभी भी डायरेक्ट वॉर में एंगेज नहीं होती है, जिसमें इंडिया भी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अब जेएस मिल ने 3 एडवांटेज बताए हैं डेमोक्रेसी के। पहला एडवांटेज है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जहां पे वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ज्यादातर जो सिटीजन डिमांड कर रहे हैं या उनका इंटरेस्ट है उस पर ही वर्क डाउन करती है, यानी कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जॉब्स डिमांड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट डिमांड कर रहे हैं या वेलफेयर डिमांड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसी पे ध्यान देती है। तो ज्यादातर गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, सिटीजन सेंट्रिक होके कि अपने लोगों का सोचते हुए। सेकेंड इज एपिस्टेमोलॉजिकल एडवांटेज, यानी कि मैनी ओपिनियन हेल्प प्रोड्यूस बेटर डिसीजन। जब हम मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज को कंसिडर करते हुए कोई डिसीजन ले रहे हैं या रूल बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, तो वहां पर ज्यादा अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं, बिकॉज सिर्फ एक की प्रॉब्लम नहीं सुनी जा रही है, यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो एक का भला नहीं होता, सबका भला होता है। थर्ड इज कैरेक्टर बिल्डिंग। डेमोक्रेसी की वजह से जो लोग हैं उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग रख पाते हैं कि हाँ भाई अगर ये करंट गवर्नमेंट है तो ये हमारे देश के हित के लिए काम कर रही है, हित के लिए काम नहीं कर रही है, क्या चीजें अच्छी करिए, क्या चीजें बुरी करिए, कहाँ करप्शन हो रहा है, कहाँ करप्शन नहीं हो रहा। अगर करप्शन हो रहा है तो हमें आवाज उठानी चाहिए।
तो इस टाइप से वो अपने सिटीजन को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने डेमोक्रेसी एवोल्यूशन में देखा है कैसे। पुराने टाइम पे, अगर हम एशियन टाइम पे जाएं, जो एथेंस से डेमोक्रेसी की टर्म की शुरुआत हुई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, तो हम देखते थे कि वुमेन, स्लेव और इमाइग्रेंट्स जो दूसरी कंट्री से माइग्रेट करके किसी देश जाते हैं, उनको ना ही सिटीजनशिप मिलती थी, नागरिकता मिलती थी, ना ही डेमोक्रेसी के अंदर जो राइट्स एंजॉय करते हैं लोग वो मिलते थे। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ जहां पे इन तीनों को इंक्लूड किया गया। सो इंडिया ने जो वोटिंग राइट्स थे 1950 में ही दे दिए थे, और दोनों को एक साथ दिया। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पहले मेल को राइट्स मिले उसके बाद फीमेल पे ध्यान दिया गया, नहीं, मेल और फीमेल दोनों को, जो भी 18 अगर एज अटेन कर लेगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनके पास अधिकार है कि वो वोट दे सकता है। नेक्स्ट, दो व्यूज है डेमोक्रेसी के, ये भी काफी सिंपल है। फर्स्ट व्यू है हमारा प्रोसीजरल। प्रोसीजरल व्यू क्या कहता है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर से ध्यान रखना कि प्रोसीजर की बात की जा रही है यहाँ पे, कि प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, तब आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है। तो इनका मानना है कि डेमोक्रेसी इज टू मच ऑफ प्रोसेस, कि जहां पे हर चीज के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है। नेक्स्ट, सब्सटेंटिव। जो सब्सटेंटिव व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी हो। ठीक है, सब्सटेंटिव से याद रखना सोसाइटी की, सोसाइटी के भले की बात की जा रही है सब्सटेंटिव व्यू के अंदर, कि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी हो, कोई भी भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इकोनॉमिक लेवल पे जस्टिस हो, सभी लोगों को एक समान नौकरी मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, वेलफेयर हो, सभी लोगों का वेलफेयर हो। जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, जिनकी डेमोक्रेसी में ज्यादा लोग बात करते हैं कि मेजोरिटी पीपल का रूल होता है, तो माइनॉरिटी सफर करती है, तो जो माइनॉरिटी है उनको भी प्रोटेक्शन मिले। जैसे इंडिया में मार्जिनलाइज ग्रुप एससी एसटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, रिजर्वेशन सरकार देती है हर जॉब्स में। नेक्स्ट, फीचर्स क्या है लिबरल डेमोक्रेसी के, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लोगों की लिबर्टीज जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, हमको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे, और चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, जस्टिस मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसी बॉडीज होनी चाहिए, यानी कि जुडिशरी होनी चाहिए। रेगुलर इलेक्शन होनी चाहिए, जैसे इंडिया में हर 5 इयर्स में होते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, कि भाई जो यूथ है, हमारी यूथ भी पार्टिसिपेट कर पाए। 18 एज एक प्रॉपर एज हो कि उस टाइम से आप वोट डाल सकते हैं। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म होना चाहिए, यानी मल्टी पार्टीज होनी चाहिए, कोई एक पार्टी या दो पार्टी पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी होनी चाहिए, जहां पर लोग, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो आपस में आए, एसोसिएशन क्रिएट करें और प्रोटेस्ट करें, जैसे हमने देखा भी सीजेपी का प्रोटेस्ट दिल्ली में। मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए और कैपिटलिज्म होना चाहिए, जहां पर स्टेट का रोल जो है मार्केट के अंदर मिनिमल हो, कम से कम हो। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मीनिंग है कि प्रोडक्शन में वृद्धि गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है, कि जैसे जैसे किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर बूस्ट अप करना है, अच्छी ग्रोथ होनी है, तो उस देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज मैक्सिमम प्रोड्यूस होनी चाहिए। इससे हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का तरीका भी इंक्रीज होता है। अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो लोग अच्छा रहन सहन जो है अफोर्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट इज, अब कौन कौन से फैक्टर हैं, जो सोर्सेज होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, इन सब की डिपॉजिट्स होते हैं, उनकी इकोनॉमी बूस्ट अप होती है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस देश का अच्छा होता है, लेबर जहां पे अच्छी है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, जिनको अच्छे से काम आता है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और देश की नेशनल इनकम बढ़ती है, तो देश की जीडीपी बढ़ती है और ग्रोथ भी होती है। टेक्नोलॉजी है जिस देश के पास, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मतलब जो पावर है उसमें तख्ता पलट नहीं हो रहा है। अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो सदियों से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चली आ रही है। जैसे इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में डेमोक्रेसी ही है। अब तक ऐसा नहीं है कि कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई हो, डिक्टेटरशिप आई हो, या अथॉरिटेरियन रिजीम आया हो, या मोनार्की आई हो, नहीं, डेमोक्रेसी ही है। अब डिबेट क्या है, ये जो चैप्टर पूरा डील करता है डिबेट के ऊपर। डिबेट ये है कि पहले डेमोक्रेसी का ओरिजिन हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ का, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और किस देश को किस चीज पे प्रायोरिटी देनी चाहिए, डेमोक्रेसी पे या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो हम ये देखने वाले हैं, पहला व्यू हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक ग्रोथ आर नॉट कंपैटिबल, यानी ये दोनों कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। तो रॉबर्ट बैरो ने बोला है कि डेमोक्रेसी, अगर किसी देश के अंदर डेमोक्रेसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी होगी। क्योंकि अगर हम लोगों को पॉलिटिकल राइट्स देते हैं कि आपके पास वोटिंग का राइट्स है, या आप अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन लेते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उस देश की इकोनॉमी भी काफी अच्छी हो। हमने
ऐसा भी देखा है कि जिन देशों में मोनार्की है, जहाँ पे राजा का रूल है, वहां पे भी देश जो है काफी समृद्ध है, इकोनॉमी काफी अच्छी है। ओके, नेक्स्ट जस्ट फॉस्टर ने बोला है कि पुअर कंट्रीज, जो पुअर देश होते हैं ना, वहां पे डेमोक्रेसी की नीड नहीं होती, वहां पे नीड होती है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, कि एक ऐसा नेता हो जो अच्छे से पूरे देश को होल्ड करके रख सके। ओके, नेक्स्ट साइमन मार्टिन ने बोला है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हेल्प करती है डेमोक्रेसी को सरवाइव करने के लिए, और जितनी भी रिचर कंट्रीज हैं वो ज्यादातर डेमोक्रेटिक ही आपको देखने के लिए मिलेंगी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है। तो साइमन मार्टिन फेवर में बात कर रहे हैं किसके, कि डेमोक्रेसी अगर होगी तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी, यानी कि ये फेवर में बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बीच में दोस्ती हो सकती है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी मैटर्स। अब स्टेबिलिटी मैटर्स का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर देश में तभी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है जब लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट हो, ठीक है, एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन का सिस्टम हो, जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, पीस हो सोसाइटी के अंदर, एंड ये सारी चीजें कहाँ एग्जिस्ट करती है, डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा पीसफुल होती है। नेक्स्ट, ली थीसिस। ली ने क्या थीसिस दिया हम ये जानेंगे। ली ने बोला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ शुड कम बिफोर डेमोक्रेसी। ली का मानना है कि किसी भी पर्टिकुलर देश को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि जब लोगों के पास अच्छा फूड होगा, जॉब होगा, इनकम होगा, तभी हमारे देश की क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है एंड ग्रोथ हो सकती है। एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मेक क्विकर डिसीजन, और जितनी ज्यादा गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज्यादा डिसीजन जो है जल्दी गवर्नमेंट ले पाती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है एंड काफी ज्यादा प्रोसीजरल होती है डेमोक्रेसी। ये कहना था ली थीसिस का। एग्जाम्पल्स क्या है जहां पर लीडरशिप काफी अच्छी है, सिंगापुर, चाइना, ताइवान। चाइना में हम देख रहे हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, स्टिल चाइना इकोनॉमी में कितना आगे है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को कैसे क्रिटिसाइज किया गया है, तो प्रोसीजर बताया गया है, इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, और काफी लॉन्ग पीरियड जाता है जब पूरे कंट्री में इलेक्शंस कराने में। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट जो है अनपॉपुलर पॉलिसीज भी ले आती है, मतलब ऐसी पॉलिसीज जिनको कॉमन जनता सपोर्ट नहीं कर रही है। अब जैसे इंडिया में बीजेपी है, 5 इयर्स के लिए आ गई। अब इन 5 साल में अगर बीजेपी कोई लॉ ले आएगी तो वो पास एटलीस्ट जब तक उनकी गवर्नमेंट है तब तक कैंसिल नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये कहना है कि अनपॉपुलर पॉलिसीज भी कभी कभी सरकार इम्प्लीमेंट कर देती है अपने फायदे के लिए। कोलिजन पॉलिटिक्स होती है तो डिसीजन स्लो होते हैं। कोलिजन पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, जहाँ पे सत्ता में साझेदारी हो, 2-3 पार्टी आपस में आके क्या करते हैं, सरकार बनाती है। जैसे बिहार में है बीजेपी, और जो लालू यादव है उनकी सरकार है, दोनों की मिलके। सो ऐसी जगह पे क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर पार्टी के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहती और डिसीजन काफी ज्यादा स्लो हो जाते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर कंपैटिबल, यानी डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ठीक है। इससे हम याद रखने में आसानी होगी। बाकी यहाँ पे बात कंपैटिबिलिटी की हो रही है कि ये दोनों एक साथ किसी एक देश में हो सकते हैं या नहीं। रीजंस क्या है कि क्यों कंपैटिबल है, तो पहली बात, डेमोक्रेसी जिस भी देश में होती है वहां पे करप्शन काफी कम होता है। ये सब कहने की बातें हैं, हालांकि हम देख रहे हैं कि करप्शन हर जगह है, चाहे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, अथॉरिटेरियन हो, मोनार्की हो, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, किसी भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो, करप्शन हर जगह एग्जिस्ट करता है। करप्शन रिड्यूस करती है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करती है, चाहे प्रॉपर्टी राइट्स हो, चाहे वो नॉर्मल सिविल राइट्स हो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंकरेज करती है, इंप्रूव करती है अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जवाबदेह होती है कॉमन जनता को। एंड रिड्यूस करती है सोसाइटी में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार एस्टिमेट लगाया गया है कि जो देश डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट हुए हैं उन देशों की जीडीपी के अंदर 20% हाइक देखने के लिए मिला है। ओके, नेक्स्ट, अमर्त्य सेन काफी जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के। इन्होंने ली थीसिस को रिजेक्ट करते हुए बोला, क्योंकि ली थीसिस का मानना था कि अगर डेमोक्रेसी होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस व्यू को अमिताभ सेन क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है एक अच्छे एजुकेशन पे, सिस्टम पे, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, ओपन मार्केट कंपटीशन, इन्वेस्टमेंट पे, ना कि अथॉरिटेरियन रूल पे। ऐसा अमृत्य सेन का कहना था। नेक्स्ट, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया डेवलपमेंट इज फ्रीडम। रियल डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों को आजादी मिले ज्यादा से ज्यादा, पॉलिटिकल फ्रीडम, जहाँ पे लोग वोट कर सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जॉब प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी। एजुकेशन अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो, लोगों को सोशल सिक्योरिटी फील हो, ह्यूमन कैपेबिलिटीज बढ़े,
लोगों की इंडिपेंडेंट थिंकिंग बढ़े एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो, तो इनकम अलोन इज नॉट इनफ। हम खाली पैसे के दम पे कि भाई लोग कितना अर्न कर रहे हैं उसके बेसिस पे डेवलपमेंट को काउंट नहीं कर सकते। अदर चीजें भी डेवलपमेंट में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ऐसा कहना था अमर्त्य सेन का। एजुकेशन हेल्थ जैसी चीजों को हम निग्लेक्ट करते हैं, है ना, कि लोग क्या करते हैं, ज्यादातर आप देखोगे पुअर पुअर जो क्लास है, पुअर क्लास में ज्यादातर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि बच्चों को क्या किया जाता है, लेबर के काम में लगा दिया, उनकी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या ये डेवलपमेंट है? अब इनकम तो वो अर्न कर रहा है ना, हो सकता है जो एक बच्चा 7th 8th में पढ़ रहा है उसकी जीरो इनकम हो, बट ऑन दी अदर हैंड अगर कोई लेबर का वर्क कर रहा है तो वो 100 200 300 400 रुपए कुछ तो कमा रहा है। इसका मतलब तो फिर वो ज्यादा उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ, जो बच्चा 7th क्लास में ही 8th क्लास में ही पैसे कमा पा रहा है। तो इसलिए प्रॉपर लॉज भी स्टैब्लिश किए गए हैं कि भाई 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को आपको काम नहीं देना है, एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। एटलीस्ट 10th लेवल की एजुकेशन, 12th लेवल की एजुकेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी प्रिवेंट फेमाइन। तो नो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री विद अ फ्री प्रेस हैज एक्सपीरियंस अ मेजर फेमाइन बिकॉज गवर्नमेंट रिमेन अकाउंटेबल टू सिटीजन। फेमाइन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि फेमाइन का कॉमन टर्म में मतलब क्या होता है कि आपदा। तो अमर्त्य सेन का कहना है कि कोई भी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री आज तक नहीं हुई है जहां पर अगर फ्री प्रेस हो, मतलब प्रेस पे आजादी हो, अगर प्रेस को कंट्रोल नहीं कर रही है सरकार, तो कोई भी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहां पे हमें इंस्टेबिलिटी देखने के लिए मिले, या ऐसा देखने के लिए मिले कि वो सिटीजन की तरफ अकाउंटेबल नहीं है। जैसा हमने इंडिया में देखा कि अभी फिर प्रोटेस्ट हुए नीट प्रोटेस्ट को लेके, नीट एग्जाम को लेके, तो वहां पे जब जनता रोड पे आई और जब उन्होंने जवाब मांगा तो सरकार को जवाब देना पड़ा, चाहे उसके लिए 20 दिन का टाइम लग गया, 25 दिन का टाइम लग गया। और ये 20-25 दिन का भी टाइम नहीं लगता अगर हमारी प्रेस जो है वो बायस नहीं होती तो, या फिर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते तो। ओके, और जो एंड में भी ये बात हो रही थी ना कि जो प्रोटेस्ट है वो काफी काफी ज्यादा रिलीजन बेस होता जा रहा है, तो वो रिलीजन बेस बनने ही क्यों दिया? अगर आप स्टार्टिंग में जवाब दे देते तो वो रिलीजन बेस बनता ही नहीं ना, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ती ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज तो बाद में आके जुड़ी है अपना रोटी सेकने के लिए। सो यही कहना मेरा मतलब है इस एग्जाम्पल समझाने का, डेमोक्रेसी फेमाइन्स को प्रिवेंट करती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड don't forget to hit the bell button. Okay, नोटिफिकेशन ऑन रखें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एंड जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाय बाय, टेक केयर।